नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लगातार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नामों से देश को चौंकाते हैं। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का अनुभव देश के लिए अच्छा नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं ही रहा होगा। जिन नामों की चर्चा चल रही थी, ऐसे बहुत कम लोग थे जिनका ध्यान सीपी राधाकृष्णन की ओर गया था। सीपी राधाकृष्णन अब इस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं और जो लोकसभा एवं राज्यसभा का गणित है उसके आधार पर उनका उपराष्ट्रपति बनना तय है। इस समय लोकसभा की सदस्य संख्या जो है प्रभावी 542 है, राज्यसभा की 240 है। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं की जो संख्या हुई, क्योंकि उसमें लोकसभा और राज्यसभा के ही सांसद वोट डालते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तरह डाला जाता है। 782 वोट हुआ है। तो 782 का मतलब है कि आपको जीतने के लिए 392 वोट चाहिए। और इस समय दोनों सदनों में एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सदस्यों की संख्या 422 है। तो 392 चाहिए, 422 है, 30 अतिरिक्त है। इसलिए इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो न जीतें। लेकिन INDIA विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी और कुछ नेताओं को हर अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार इसके विरुद्ध दिखाना है कि हम इनसे बिल्कुल अलग हैं। तो जाहिर है कि वो फिर अपना एक लड़ाई तो होगी। पिछले चुनाव में जगदीप धनखड़ साहब के विरुद्ध मार्गरेट अल्वा खड़ी थी। मार्गरेट अल्वा मालूम था कि वो जीत नहीं सकेंगे, विपक्ष को भी मालूम था, लेकिन विरोध करना है तो विरोध करेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में वैसे विरोध करने के लिए अभी तक कोई बड़ा कारण नहीं रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं, थी पहली जनजाति महिला थी उम्मीदवार के रूप में। राहुल गांधी और INDA जो है दलित आदिवासी की बात करते हैं, उनको समर्थन करना चाहिए था, नहीं किया। APJ अब्दुल कलाम थे, उनका समर्थन, जो भी उपराष्ट्रपति होता है उसमें सर्वसम्मति। लेकिन आज हमारे देश में सर्वसम्मति या सर्वानुमति की स्थिति समाप्त हो गई है। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश में कभी सर्वसम्मति और सर्वानुमति अभी होगी। जिस प्रकार के ये नेता बने हुए, जो हमारे देश में चुनाव आयोग तक को चोर कहा जा रहा है, तो इससे भयानक स्थिति क्या होगी? कोई किसी को गाली दे देगा। इस समय यह है कि आप किसी की कोई इज्जत नहीं है, किसी की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, किसी पद की कोई गरिमा नहीं है, किसी के लिए कुछ भी बोल देना है किसी के लिए। तो कल सीपी राधाकृष्णन के बारे में भी हो सकता है ये लोग कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दें। अब सीपी राधाकृष्णन अभी तक जो उनका कार्यकाल रहा है, वो झारखंड के गवर्नर रहे हैं, इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। झारखंड का गवर्नर रहते समय ही उनको तेलंगाना और पुडुचेरी का भी प्रभाव दिया गया था, वो भी काम उन्होंने किया। लेकिन एक भी अवसर नहीं आया जिसके आधार पर कहा जाए कि उन्हें किसी तरह के राजनीतिक रूप से या दलीय राजनीति की दृष्टि से कोई भूमिका निभाई हो। इस कारण दोनों राज्यों में विरोध, जो विरोधी हैं भाजपा के, या तो झारखंड में तो सरकार ही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, और वहाँ दोनों में बिल्कुल साफ है कि भाई उनका कोई विवादास्पद व्यक्ति तो नहीं है। संजय राउत जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलते रहते हैं, सरकार के विरुद्ध बोलते हैं, उनका भी बयान है कि ये गैर विवादित छवि के व्यक्ति हैं। हालांकि देखिए, तो 1957 में उनका जन्म हुआ है। अपने युवावस्था से या किशोरावस्था से ही वे जनसंघ बीजेपी की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। उनका 50 साल का भाजपा के अंदर का पूरा राजनीतिक जीवन हो गया। 50 वर्ष, मतलब जनसंघ से लेके
बीजेपी तक का 50 वर्ष, और किशोर वय में ही आ गए थे वो। और 50 वर्षों में वो कोई ऐसा भी नहीं है कि वो कोई विचारधारा के आधार पर वो कोई बाएं दाएं जाने वाले रहे, चूँकि मेरी व्यक्तिगत भी उनसे मुलाकात है। जब वो दिल्ली में थे तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, उनके यहाँ भोजन भी मेरा हुआ है, मैंने उनके साथ बैठ के भोजन भी किया है। यह बात अलग है कि लंबे समय से उनके साथ मेरा कोई टेलीफोनिक संवाद नहीं रहा। तो मैंने उनको देखा है कि अपने आइडियोलॉजी को लेके वो हमेशा स्ट्रांग रहे। तमिलनाडु में जो तमिल द्रविड़ की राजनीति है, द्रविड़वाद, द्रविड़ बनाम आर्य, तमिल बनाम गैर तमिल, तमिल उत्तर बनाम दक्षिण, द्रविड़ बनाम सनातन ब्राह्मण, उसमें उन्होंने पूरा एक स्टैंड लेकर के वहाँ राजनीति की है, ज़बरदस्त राजनीति की है। और आप जो लोग जो थोड़े उम्र के लोग हैं उनको पता है कि ये जो पिछली सदी बीती है और 1990 से लेकर के सन 2000 तक मुस्लिम कट्टरवाद और आतंकवाद को लेके तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों की क्या स्थिति रही है, छिपा हुआ नहीं है। तो उसमें भी उनकी ज़बरदस्त भूमिका रही है। तमिलनाडु में एक तरफ द्रविड़ और एक तरफ कट्टर पर मुस्लिम कट्टरवाद, जो एक दुनिया की धारा पैदा हुई थी जिहादी आतंकवाद का, उसका तमिलनाडु में बहुत बड़ी ताकत, तमिलनाडु, केरल और थोड़ा कर्नाटक के इस भाग में एक बड़ी शक्ति बन के वो खड़े हुए थे। और उसके इस अभी तक उस पर कार्रवाई जारी है। बीच बीच में आप देखते हैं ये कुछ न कुछ वहाँ अरेस्टिंग होती रहती है, उस पर कभी आगे चर्चा कर लेंगे। तो उसके काल में उन्होंने खड़ा होकर संघर्ष किया कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। वो अकेले नहीं थे, वहाँ पूरा संगठन था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, विश्व हिंदू परिषद था, वहाँ एक हिंदू मुन्ननी संघ की ओर से खड़ा किया गया संगठन है, वो है। उनके लोगों की वहाँ हत्याएँ भी की गई, लेकिन उन लोगों ने संघर्ष किया वहाँ मुस्लिम कट्टरपंथ के विरुद्ध, तो उसमें ये भी शामिल थे। और ये 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, 1998 में कोयम्बाटूर से, 1999 में भी कोयम्बाटूर से जीते। कोयम्बाटूर एक कट्टरपंथ का क्षेत्र माना जाता है। 1998 में यही जब चुनाव मैदान में थे तो लाल कृष्ण आडवाणी, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी देश के बड़े, आज तो खैर मोदी जी के आने के बाद उनकी उम्र हो गई, घर में है, लाल कृष्ण आडवाणी की सभा थी। और जिस दिन वो 18 फरवरी 1998 को सभा थी, उसी दिन श्रृंखलाबद्ध सीरियल ब्लास्ट हुए हैं कोयम्बाटूर में। 58 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए थे। और बहुत भयानक था। तमिलनाडु में उससे बड़ा विस्फोट आतंकवाद का नहीं हुआ था। वो तो आडवाणी निशाने पर थे, जहाँ जहाँ से लोग आने थे, या वो और फिर आडवाणी उन जगहों पर विस्फोट हुआ है। तो संजोग से आडवाणी जी बाद में, उनकी गाड़ी बाद में वहाँ आई, इसलिए, नहीं तो आडवाणी खत्म हो गए होते। और बाद में जांच से पता भी चला आडवाणी थे, उस पर लोगों को में उसमें सज़ा भी हुई, 18 लोगों को उसमें सज़ा भी हुई। हालांकि मुख्य आरोपी अब जाके इस वर्ष पकड़ा गया है, वो भागा हुआ था, पकड़ा गया। तो वो उस क्षेत्र में रहे। तो विस्फोट के बाद जिस ढंग का स्टैंड लेना चाहिए, सीपी राधाकृष्णन ने उस समय एक पुरुषार्थ दिखाते हुए, जो मृतक थे उनके परिवारों के साथ, जो घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में, जो आतंकवाद जो हमला करने वाले थे, जो संभावित थे, उनके विरुद्ध, इन सब के बीच उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। और 1.5 लाख के आसपास वोट से उनको विजय हुई थी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी विजय थी, क्योंकि तमिलनाडु में उसको कभी विजय नहीं मिली थी। हालांकि उस वर्ष उसका गठबंधन था AIDMK से, उसका भी लाभ मिला था, उसको सीटें मिली थी। 1999 में वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जितना काम किया गया है, भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। और पता नहीं वो क्या, उसमें भी वो चुनाव जीते, हालांकि उनका मार्जिन घट गया था। 2 बार वो लोकसभा सांसद रहे। उसके पहले वो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी बने थे। फिर उसके बाद वो 2004 के बाद वो लोकसभा वहाँ पार्टी के अध्यक्ष भी रहे अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में उन्होंने। और 93 दिन तक की एक पदयात्रा की थी, प्रतिदिन 20 किलोमीटर के आसपास वो चलते थे और पदयात्रा की थी। और उस पदयात्रा में देखिए, उनके व्यक्तित्व को देखिए कि पदयात्रा में जो विषय उन्होंने रखा था, नदियों का जोड़ना तो था ही, लेकिन उस पदयात्रा में आतंकवाद का उन्मूलन, लेकिन नशा का भी उन्मूलन,
क्योंकि जिस ढंग से मादक पदार्थों का सेवन बढ़ा हुआ था उसके विरुद्ध भी एक अभियान था वो। अब जो भारतीय जनता पार्टी का कोर इशू है वो भी था उसमें कि कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए। उनके फॉर्म होता था कॉमन सिविल कोड, जनता के बीच जाते थे, बात करते थे। उस यात्रा का बीजेपी के संगठन की दृष्टि से अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन उनको कई कठिनाइयां आती थी नेतृत्व के साथ। वो थोड़ा गट्स वाले आदमी, असर्टिव आदमी थे, तो जरा पार्टियों में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कभी भी उन्हें अनुशासन नहीं लांघा और अच्छा काम किया। वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उनकी पढ़ाई हुई है और विदेश की यात्राएं भी उन्होंने की है। तो अब वो दोनों जगह राज्यपाल रहते हुए जनता के बीच लगातार जाना, जिलों का दौरा करना और इसके बावजूद भी विवादास्पद नहीं होना, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अगर वो उपराष्ट्रपति बनते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो जैसा हम और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति केवल उपराष्ट्रपति नहीं है, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं और इसी कारण उस पद को ज़्यादा समय तक खाली नहीं रखा जा सकता था। तो चुनाव आयोग ने 22 जुलाई को धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ और कुछ ही दिनों बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। तो अब इस समय की स्थिति यह है कि वो तमिलनाडु से हैं। अब तमिलनाडु की पार्टियों के लिए थोड़ी समस्या है। हालांकि INDIA के कारण द्रमुक इनका विरोध कर दिया है, द्रमुक ने लेकिन बाकी वहाँ अन्य पार्टियों के अंदर इस बात को लेकर के थोड़ी सी समस्या है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्ची सही राजनीति मानी जा सकती है कि अगर द्रमुक और उनके साथी और बाकी दल एक तमिलियन को उपराष्ट्रपति बनने के लिए वोट नहीं देते हैं, अगर INDIA भी कोई तमिल उम्मीदवार खड़ा कर दे तो अलग बात है, नहीं है तो ये तमिल को वोट नहीं देते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में आवाज़ उठाएगी कि ये तमिल की बात करते हैं, तमिलों के साथ खड़ा होने की ये बात करते हैं कि इनसे जो है एक तमिल का व्यक्ति और वो उपराष्ट्रपति बन रहा था, उसके विरोध में ये वोट डालने चले गए और फिर इनके लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी। इस समय भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से तमिलनाडु में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तमिल और सनातन के बीच एक पुल बांधा जा रहा है, जो काशी तमिल संगमम के माध्यम से तमिलों को लाया जाता है और उत्तर भारत में से उनका क्या संबंध रहा है, इस पर बहुत सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अनेक कार्यक्रम होते हैं। तमिल साहित्य का, तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा तो है ही है, तमिल साहित्य को भारत की अन्य भाषाओं में जो संगम साहित्य है उनका अलग अलग पुस्तकों का अनुवाद कराया जा रहा है कि देश में लोग जाएं। प्रधानमंत्री जब जनवरी 2024 में 22 जनवरी 2024 को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या की, तो उन स्थानों पर वहाँ गए जो राम जी से संबंधित थे तमिलनाडु में, उन स्थानों की पूजा की और एक वातावरण वहाँ सनातन और हिंदुत्व और हिंदू धर्म के प्रति खड़ा हुआ है। भाषा को लेकर के भी अब पहले की तरह चाह करके भी द्रविड़ पार्टियाँ उस ढंग से हिंदी का विरोध नहीं कर पा रही है, करती जरूर है लेकिन उस ढंग से लोग अभी सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। तो वातावरण वहाँ का बदल रहा है, उसमें यह एक अच्छा दाव साबित हुआ है वहाँ के लिए कि एक नॉन कंट्रोवर्शियल व्यक्ति, लेकिन जो अपने विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहा हो, कभी उसके विचारधारा पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया हो, उसको लेके खड़ा किया है और तमिलनाडु के वातावरण के अनुकूल है। अब यहाँ उनका विरोध होता है तो विरोध हो सकता है, विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन विरोध करने के लिए किसी को कोई आधार नहीं मिलेगा कि इनके व्यक्तित्व में ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे ये संघी है, जो राहुल जी की आदत है, ये हिंदुत्ववादी है, लेकिन अब उन्हीं के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो क्या बोलेंगे? वहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है उनको, उनके साथ रहने में। उनको शरद पवार बाकी सब लोग उनको देखा है वहाँ कि उनको किस ढंग से वो उनका कार्यकाल रहा है। तो अब इन सबको भी समस्या तो आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ इस मतदान में हो सकता है कि INDIA तरफ का वोट, ऐसे तो जीत ही जाएंगे, हो सकता है CP राधाकृष्णन के पक्ष में आ जाए। यद्यपि उनके यहाँ की राजनीति में ज़्यादा पैठ पकड़ नहीं रही है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है वो वोट मांगने तो जाएंगे ही, क्योंकि जब आप उम्मीदवार होते हैं तो वोट मांग सकते हैं, आपका अधिकार होता है। अगर वो वोट मांगने जाते हैं
झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहाँ के साथियों से, दूसरे झारखंड के नेताओं से वोट मांगेंगे, महाराष्ट्र में वोट मांगेंगे, तमिलनाडु में वोट मांगेंगे, कर्नाटक में वोट मांगेंगे, तेलंगाना में मांगेंगे, केरल में मांगेंगे, तो क्या उसका कुछ असर होगा, ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त राजनीतिक कदम है ये। इसका प्रभाव दूर तक होगा और इसका संदेश ये है कि अब धीरे धीरे जिसका जो परीक्षित व्यक्ति है उसे ही महत्वपूर्ण पद पर लाने की शायद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। अभी जैसे पहले सत्यपाल मलिक को लाया गया, बाद में जिस ढंग से वो समस्या पैदा किया, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी वो समस्या बन गए थे और उनको हटाने की नौबत आ ही गई अंत में। जगदीप धनकर ने यद्यपि स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र की बात की, लेकिन अब देश को पता है कि उनके कारण कठिनाई कैसे पैदा होने वाली थी और उनसे स्वयं को अलग करना पड़ा। तो ये अनुभव अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोनों सरकार के आधार पर वैचारिक जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके कारण विरोधियों का हमेशा जो है भ्रिकुटी तनी रहती है। तो उसमें ऐसा व्यक्ति ही चाहिए जो आपके प्रति प्रतिबद्ध हो। वो जिस पद पर बैठा है उसके साथ तो न्याय करे, वहां तो वो निष्पक्ष रहे, लेकिन समस्या पैदा नहीं करे, उसको समस्या नहीं पैदा हो जाए। नहीं तो जब अधिकार होते हैं तो उन्हीं कानून, उन्हीं धाराओं से आदमी अपने उस प्रकार से आपको समस्या पैदा करने के लिए रास्ते निकाल लेता है। तो जगदीप धनकर की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस ओर भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से कदम उठाना शुरू कर दिया है। तो सीपी राधाकृष्णन हमारे देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे और फिर देश कम से कम जो कुछ जगदीप धनकर के कार्यकाल में राज्यसभा को देख रहा था वैसी स्थिति आगे पैदा नहीं होगी।